काव्या इस वक्त चुपचाप अपनी बेड पर बैठकर खिड़की से चांद को देख रही थी। कुछ देर बाद वह अपनी जगह से खड़ी हुई। उसने अपने पैरों में स्लीपर पहने और बालकनी में आ गई। बालकनी में ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थीं, जिसे महसूस करके काव्या ने सुकून के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं। तेज चलती हवाओं की वजह से उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। इस वक्त वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने आदित्य का गुस्से से भरा चेहरा आ गया। उसने झट से अपनी आंखें खोली। उसने इस चेहरे को पिछले 1 महीने से नहीं देखा था, ना ही उसने उसकी आवाज़ सुनी थी। काव्या की आंखों में फिर से हल्की नमी आ गई। उसका दिल तो करता था कि वह अभी जाकर आदित्य को खींचकर अपने पास लेकर आए और उसके सीने में दुबक कर छुप जाए। पर वह जानती थी कि यह सिर्फ वह सपने में कर सकती है, क्योंकि आदित्य की जिंदगी में तो उसकी कोई अहमियत ही नहीं थी। काव्या ने खुद से मुस्कुराकर हंसते हुए अपनी दोनों आंखें खोलीं और कहा, काव्या सिंह, तुझे कोई प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि तू किसी के प्यार के लिए बनी ही नहीं है। और तू जिस किसी से भी प्यार करेगी, वह तेरा कभी हो नहीं सकता। शायद भगवान ने तेरी किस्मत में यही लिखा है। इसलिए अब तुझे बस खुद से प्यार करना है, खुद के लिए जीना है, क्योंकि बाकी सब तेरा साथ छोड़ सकते हैं, पर तू खुद का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। काव्या ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा। भले ही वह चेहरे से मुस्कुरा रही थी, पर उसके दिल के अंदर का दर्द वह अच्छे से महसूस कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के प्राइवेट एयरपोर्ट पर इस वक्त एयरपोर्ट पर काफ़ी भीड़ थी। वहां पर काफ़ी सारी सिक्योरिटी गार्ड्स नजर आ रहे थे, जिनके ड्रेस के ऊपर AK लोगो बना हुआ था। ये किसी और नहीं बल्कि आदित्य के बॉडीगार्ड थे। आदित्य आज 1 महीने बाद अमेरिका से इंडिया वापस लौटने वाला था, इसलिए एयरपोर्ट पर इतनी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी तैनात की गई थी। सभी लोग अपने राजा का आने का इंतजार कर रहे थे। तभी सभी बॉडीगार्ड के बीच में से चलता हुआ आदित्य किसी हॉलीवुड हीरो की तरह तेजी से अंदर की तरफ जाने लगा। एयरपोर्ट पर मौजूद मीडिया, जो कि उसकी तस्वीर खींचने के लिए न जाने कितने घंटे से यहाँ पर आई हुई थी, उन्हें बस उसकी एक झलक दिखाई दी। फिर भी उन लोगों ने जल्दी जल्दी अपने कैमरे से उसकी पिक्चर क्लिक कर ली। हालांकि उन्हें क्लियर इमेज तो नहीं मिली थी, फिर भी उनके लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने द ग्रेट बिजनेस टाइकून और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बादशाह आदित्य कपूर की एक झलक तो देख ली। इसे 1 महीने में आदित्य दिन रात सिर्फ काम करता था। उसे किसी चीज का होश नहीं था। वह चाह कर भी काव्या को नहीं बुला पा रहा था, ना ही उसके कन्फेक्शन को। हालांकि वह यहाँ पर इसलिए आया था ताकि वह काव्या से दूरी बनाकर रह सके, पर अब यह दूरी उसकी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। इसलिए अब फाइनली उसने डिसाइड कर लिया था कि वह वापस इंडिया जाएगा। और अब वह इंडिया के लिए अपने प्राइवेट जेट में बैठकर उड़ान भर चुका था। उसके दिमाग में सिर्फ काव्या का ख्याल चल रहा था कि इस 1 महीने में काव्या ने क्या किया होगा और क्या नहीं। उसे काव्या के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। उसने बस अपने आदमियों से कहा था कि काव्या की प्रोटेक्शन पर वह लोग ज़्यादा ध्यान दें, और जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, उनमें से कोई भी काव्या के बारे में आदित्य को इन्फॉर्म ना करे। और अभी तक आदित्य के किसी भी सबॉर्डिनेट ने उसे काव्या के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया था, जिसका यही मतलब था कि काव्या बिल्कुल सेफ थी। वहीं काव्या बालकनी में चांद को देखकर मुस्कुराते मुस्कुराते थक गई थी, क्योंकि वह झूठी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाकर कितनी देर तक रह सकती थी। आखिर में थक हार कर वह अपने रूम में आ गई और सोने की कोशिश करने लगी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। काफी देर तक करवटें बदलने के बाद आखिर में उसकी नींद आधी रात को लग गई। करीब आधी रात के 2-2:30 बजे उसकी नींद अचानक से खुल गई। उसे प्यास लग गई थी। उसने साइड में देखा तो पानी का जग खाली था। काव्या जल्दी से नीचे उतरी। उसने नाइट लैम्प शुरू किया और स्लीपर्स पहनकर धीरे से रूम से बाहर निकल गई। काव्या सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरकर लिविंग रूम में आ गई। लिविंग रूम में इस वक्त अंधेरा था। काव्या बस धीमे कदमों से किचन की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी। तभी उसे एक बड़ी सी परछाई लिविंग रूम में नजर आई। लिविंग रूम में इतनी बड़ी परछाई देखकर काव्या एक पल के लिए डर गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जब घर में वह बस अकेली है तो यह परछाई किसकी हो सकती है। रात में घर में बस फीमेल सर्वेंट को रुकने की इजाज़त थी, इसलिए काव्या को समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी परछाई किसकी हो सकती है। काव्या ने खुद को हिम्मत देते हुए कहा, काव्या खुद को शांत रख, जरूरी है कोई चोर होगा।
पर इतनी टाइट सीक्रेट के बीच में चोर कैसे आ सकता है? काव्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर उसने काफी मुश्किल से खुद को शांत किया और धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगी जिस तरफ एक फूलदान था। कुछ ही देर में काव्या सीढ़ियों के पास रखे टेबल से फूलदान अपने हाथ में उठाकर उस परछाई को ऐसे देख रही थी जैसे अभी के अभी उसका सर फोड़ देगी। काव्या ने अपने हाथ से जग को उसे टेबल पर रख दिया था और धीरे धीरे अपने हाथ में फूलदान लेकर उस परछाई की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी। वहीं वह परछाई धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी। इससे पहले कि वह परछाई सामने आती, काव्या ने चिल्लाते हुए अपने हाथ में पकड़ा फूलदान फेंक कर उस परछाई की तरफ मारा और जोर से चिल्लाने लगी, चोर चोर। भाई वह फूलदान उस परछाई को लगता उससे पहले ही वह इंसान साइड में हो गया और घूर कर अंधेरे में ही काव्या को देखने लगा। काव्या को अंधेरे में बस उस इंसान की गहरी काली आंखें नजर आ रही थी, जिसे देखकर उसकी बॉडी अंदर तक कांपने लगी थी। काव्या अपनी जगह पर थर थर कांप रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके सामने कोई शैतान खड़ा हो, जो कि अभी उसे निगल लेगा। काव्या ने कस के अपनी आंखें बंद करके खुद से कहा, काव्या संभाल खुद को, तू इस तरह से किसी से भी नहीं डर सकती। इतना कहकर काव्या दोबारा चिल्लाने लगी, पर अभी वह एक बार ही चिल्लाई थी कि तभी वह परछाई तेज कदमों से उसके पास आकर खड़ी हो गई और उसने काव्या के मुंह पर हाथ रख दिया। काव्या अचानक से किसी के अपने मुंह पर हाथ रखने के कारण बुरी तरह से डर गई, पर अगले ही पल उसे एक जानी पहचानी परफ्यूम की स्मेल आई। वह इस परफ्यूम की स्मेल को अच्छे से पहचानती थी। ये वही स्मेल थी जिसे वह पिछले एक महीने से मिस कर रही थी। उसने कस के अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके मुंह से धीरे से निकला, आदित्य। भाई ये परछाई किसी और की नहीं बल्कि आदित्य की थी। उसका जेट इंडिया लैंड हो चुका था और वही घर को लौट आया था, पर यहाँ पर तो काव्या ने उसे चोर ही समझ लिया था। काव्या इस वक्त अंधेरे में उन दो आंखों को देख रही थी जो कि इंटेंस नजरों से उसे ही घूर रही थी। काव्या भी अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके आदित्य को देख रही थी। आदित्य ने इस वक्त एक हाथ से उसकी कमर से पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से उसने काव्या का मुंह बंद किया हुआ था। दोनों एक दूसरे के बेहद नजदीक खड़े थे। इतने दिनों बाद काव्या को अपनी बाहों में लेकर आदित्य को भी सुकून मिल रहा था। वह भी काव्या के प्यारे से चेहरे को ही देख रहा था। इस वक्त अंधेरे में बस काव्या की प्यारी प्यारी आंखें ही वह देख सकता था, पर उन्हें देख कर भी उसे सुकून मिल रहा था, जिस सुकून की तलाश पिछले एक महीने से वह अमेरिका में कर रहा था। दोनों ही एक महीने की इस जुदाई में एक दूसरे की अहमियत समझ चुके थे। भले ही दोनों ने अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहा था, पर उनकी आंखें ही उनके सुकून को बयान करने के लिए काफी थी। दोनों को भी होश नहीं था कि वह इस वक्त किस पोजीशन में है। दोनों ही बस एक दूसरे की आंखों में खोए हुए एक दूसरे को ही देख रहे थे। तभी काव्या ने किसी खोए हुए इंसान की तरह अपना एक हाथ उठाकर आदित्य के चेहरे की तरफ बढ़ा दिया और उसके गाल पर हाथ रखकर महसूस करने लगी कि क्या सच में आदित्य उसके सामने खड़ा है या फिर यह उसका कोई सपना है, क्योंकि काव्या ने इस तरह के सपने इस एक महीने में काफी बार देखे थे। वहीं काव्या के ठंडे हाथ को अपने गाल पर महसूस करके आदित्य को भी होश आया कि इस वक्त वह लोग किस पोजीशन में है। उसने जल्दी से काव्या को ठीक से खड़ा कर दिया और खुद भी ठीक से खड़ा हो गया। भाई यह एहसास होते ही कि सच में आदित्य उसके सामने खड़ा है, काव्या की आंखों में हल्की नमी आ गई। अंधेरे में आदित्य उसकी आंखों की नमी नहीं देख सकता था। आदित्य ने काव्या को घूरते हुए कहा, इस तरह से चिल्ला क्यों रही थी तुम? इतने दिनों बाद आदित्य की आवाज सुनकर काव्या ने उसकी तरफ देखा। भले ही आदित्य उसे डांट रहा था, पर काव्या के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। काव्या को कुछ ना कहता देखकर आदित्य ने कहा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, गूंगी हो गई हो? आदित्य की बात सुनकर काव्या ने धीमी आवाज में मासूमियत से कहा, इसमें आपकी गलती है। आपने ही इस तरह से आधी रात को आकर हमें अचानक से डरा दिया। ऐसे आधी रात को चोरों की तरह अपने ही घर में कौन आता है भला? हम तो पानी लेने नीचे आए थे। इस तरह से अंधेरे में इतनी बड़ी परछाई को देखकर हम कितना ज्यादा डर गए थे। ये इतना बड़ा घर और ऊपर से इतने कम लोग, हम करेंगे ही ना? काव्या ने मासूमियत से काफी प्यारी आवाज में आदित्य से कहा। वहीं काव्या की प्यारी सी आवाज सुनकर आदित्य के चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट आ गई, जिसका एहसास उसे खुद भी नहीं था। आदित्य ने अपनी मुस्कुराहट को छुपाकर काव्या को घूरते हुए कहा,
जिस काम के लिए आई थी वह काम करो और चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जाओ। इस तरह से आधी रात में चुड़ैलों की तरह भटकना बंद करो, वरना कोई डरकर हार्ट अटैक से मर जाएगा। कहकर आदित्य तेज कदमों से सीढ़ियों से ऊपर चला गया। वही उसकी बात सुनकर काव्या हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वहीं उसके जाने के बाद काव्या ने खुद से कहा, क्या अभी अभी इन्होंने हमें चुड़ैल कहा? इतना सोचकर काव्या ने मुंह बनाकर उस तरफ देखा और कहा, गंदे कहीं के। कहकर वह पैर पटकते हुए किचन में चली गई। वहीं काव्या की बात आदित्य के कानों में भी पड़ गई थी। उसने पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, सिली गर्ल। कहकर वह सीधा अपने रूम में चला गया। वहीं काव्या किचन में आकर पानी पीने लगी। भले ही आदित्य ने उसे चुड़ैल कहा था, पर आदित्य के आने की वजह से वो बहुत खुश थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी, जो कि उसके चेहरे से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। काव्या आदित्य के बारे में सोचते सोचते मुस्कुराते हुए वापस अपने रूम में आ गई। हालांकि अब उसे नींद नहीं आ रही थी, पर उसके चेहरे की मुस्कुराहट जाने का नाम नहीं ले रही थी। उसने खुद से कहा, आज फाइनली आप इतने दिनों बाद वापस आ गए। अब हमें इस भूतिया घर में अकेला नहीं रहना होगा। कहकर काव्या बेड पर ही यहाँ वहाँ लुढ़कने लगी। वहीं आदित्य भी अपने रूम में सोने की जगह पर सीलिंग को देख रहा था। उसकी आंखों के सामने काव्या का डरा हुआ चेहरा ही बार बार आ रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, स्टूपिड गर्ल। वह भी सो नहीं पा रहा था। आज कितने ही दिनों बाद काव्या का चेहरा देखने के बाद उसके दिल को सुकून मिला था, और इस सुकून की वजह से वह सो नहीं पा रहा था। काव्या और आदित्य दोनों ही अपनी अपनी फीलिंग से लड़ते लड़ते आखिर में सुबह सुबह सो ही गए। अगली सुबह काव्या की नींद रात में ठीक से न सो पाने की वजह से काफी देर से खुली। वहीं आदित्य रात में चाहे कितने भी लेट क्यों ना सोए, उसकी नींद जल्दी ही खुल जाती थी। इसलिए वह सुबह के 6 बजे उठकर जिम में चला गया। करीब 8 बजे वह अपने रूम से तैयार होकर लिविंग रूम में आकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। उसका ध्यान बार बार सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। उसका दिल काव्या को देखने का कर रहा था, पर काव्या अभी तक नीचे नहीं आई थी। आखिर में जब काफी देर तक काव्या नीचे नहीं आई, तब आदित्य ने एक फीमेल सर्वेंट की तरफ देखकर स्ट्रिक्ट वॉइस में कहा, उसे उठाकर लाओ। आदित्य को खुद से बात करता देखकर वह बेचारी फीमेल सर्वेंट डरते डरते उसकी तरफ देखने लगी। वह आदित्य की बात का मतलब समझ गई कि आदित्य काव्या को उठाने के लिए कह रहा है। उसने डरते डरते अपना सिर हिलाया और सीढ़ियों से ऊपर काव्या को बुलाने के लिए चली गई। वहीं काव्या मजे से अपने रूम में सो रही थी। उसके चेहरे पर नींद में भी मुस्कुराहट थी। तभी उसके कानों में दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। उसने जल्दी से एक तकिया उठाकर अपने कानों पर रख दिया। तभी दोबारा जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज उसके कानों में पड़ी। काव्या झट से उठकर बैठ गई। इस वक्त उसके बाल बिखरे हुए थे, पर वह काफी क्यूट लग रही थी। तभी उसने साइड में घड़ी में टाइम देखा। टाइम देखते ही उसके मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि इस वक्त सुबह के 8:30 बज रहे थे और आज उसकी शूटिंग का पहला दिन था। उसे सेट पर 10 बजे तक पहुंचना था। वह जल्दी से अपनी जगह पर खड़ी हुई और उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही सामने खड़ी सर्वेंट ने रिस्पेक्ट के साथ अपना सर झुकाते हुए कहा, मैडम, इतनी लेट तक आप क्यों सो रही हैं? वो सर्वेंट की बात सुनकर काव्या ने कहा, कुछ नहीं, मुझे देर हो रही है। थैंक यू सो मच मुझे इतनी जल्दी उठाने के लिए। इससे पहले कि सर्वेंट काव्या को कुछ कहती, काव्या दौड़ते हुए सीधा बाथरूम में चली गई थी। सर्वेंट भी चुपचाप वापस नीचे आ गई। वही सर्वेंट को नीचे आता देखकर आदित्य ने उसकी तरफ देखा। आदित्य की नजरों का मतलब समझते ही सर्वेंट ने कहा, मैडम उठ गई हैं, वह थोड़ी देर में नीचे आ जाएंगी। सर्वेंट की बात सुनकर आदित्य ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और चुपचाप अपना न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। वहीं काव्या जल्दी से अपने रूम से तैयार होकर बाहर निकली। उसने आज एक वाइट कलर की घुटनों तक की ड्रेस पहनी हुई थी। ड्रेस एक साइड से ऑफ शोल्डर थी, जिससे काव्या का गोरा कंधा और कॉलर बोन नजर आ रहे थे। काव्या ने अपने चेहरे पर हल्का मेकअप किया और अपने पैरों में ब्लैक कलर की सैंडल पहनकर रूम से बाहर निकल आई। वह जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतर रही थी। तभी आदित्य, जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसका ध्यान काव्या की तरफ गया। काव्या इस वक्त किसी खिले गुलाब की तरह लग रही थी। आदित्य उसे ही देखने लगा। वह अपनी पलकें भी नहीं झपका रहा था। यह एहसास होते ही उसने जल्दी से अपनी नजरें फेर लीं।
पर वह चाहकर भी काव्या से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। आदित्य न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर वह टेढ़ी नजरों से काव्या को ही देख रहा था। तब तक काव्या भी नीचे आ गई थी। उसका ध्यान भी आदित्य की तरफ गया। काव्या को खुद की तरफ देखता देखकर आदित्य ने अपनी नजरें उससे पूरी तरह से फेर ली। काव्या ने उसके चेहरे को देखकर मन ही मन कहा, खड़ूस, क्या हमारे आने के बारे में इन्हें पता नहीं चला? काव्या ने मुंह बनाते हुए उससे कहा और सीधी जाकर दूसरे सोफे पर बैठ गई। तभी एक सर्वेंट वहां पर आया। उसने अपना सिर झुकाकर रिस्पेक्ट के साथ कहा, सर, मैडम, हमने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है, आप दोनों डाइनिंग एरिया में आ जाइए। इतना कहकर वह वहां से चला गया। वहीं उसकी बात सुनकर काव्या जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई और लगभग दौड़ते हुए डाइनिंग एरिया में चली गई। वहीं काव्या को इतनी जल्दीबाजी में जाता देखकर आदित्य उसे अजीब नजरों से देखने लगा और वह भी धीमे कदमों से चलता हुआ डाइनिंग एरिया में आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। काव्या तब तक अपना ब्रेकफास्ट करना भी स्टार्ट कर चुकी थी। आदित्य उसे घूर रहा था, क्योंकि काव्या ने एक नज़र भी उसकी तरफ नहीं देखा था। वहीं काव्या अपना ब्रेकफास्ट करते हुए मन ही मन सोच रही थी, हमें इग्नोर करते हैं ना, तो हम भी इन्हें पूरी तरह से इग्नोर करेंगे। इन्हें क्या लगता है कि बस एटीट्यूड इनके अंदर है? हमारा नाम भी काव्या सिंह है, हम भी इन्हें अपना एटीट्यूड दिखाकर ही रहेंगे। पूरा ब्रेकफास्ट होने तक आदित्य टेढ़ी नज़रों से काव्या को देखता रहा, पर काव्या ने उसकी तरफ एक बार भी ध्यान नहीं दिया। अब उसे गुस्सा आ रहा था, पर वह यह नहीं दिखाना चाहता था कि उसे काव्या की बात न करने से कुछ फर्क पड़ता है। इसलिए वह भी चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। काव्या ने जल्दी से एक जूस का गिलास उठाया और जूस पीने के बाद अपनी जगह से खड़ी हुई। उसने आदित्य की तरफ बिना देखे तेजी से अपने कदम डाइनिंग रूम से बाहर की तरफ बढ़ा दिए। तभी उसके कानों में आदित्य की गरजती हुई आवाज आई, इतनी जल्दीबाजी किस चीज की है तुम्हें? आदित्य की आवाज़ सुनकर काव्या के पैर रुक गए। उसने बिना पीछे पलटे कहा, आज मेरी शूटिंग का पहला दिन है, इसलिए मुझे सेट पर जल्दी पहुंचना है। काव्या की बात सुनकर आदित्य कुछ कहता, उससे पहले ही काव्या वहां से तेजी से चली गई। उसके जाने के बाद आदित्य ने भी अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया और वह भी अपने ऑफिस के लिए निकल गया। काव्या इस वक्त गाड़ी में बैठकर मुस्कुरा रही थी। वह काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। कल तक तो वह काफ़ी उदास थी, क्योंकि उसने आदित्य को नहीं देखा था, पर अब आदित्य के वापस आने के कारण वह काफ़ी खुश थी और उसे आज अपनी शूटिंग के पहले दिन का बेसब्री से इंतजार था। इस वजह से भी वह काफ़ी खुश थी। करीब 2 घंटे के बाद ड्राइवर ने गाड़ी फिल्म सिटी के सामने एक बड़े से सेट के सामने रुकी। यह सेट काव्या की फिल्म का था, चाहते मोहब्बत की फिल्म का नाम था। काव्या जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरी। तभी वहां पर विधान की गाड़ी भी आकर रुकी। विधान भी इस वक्त गाड़ी से बाहर निकला। काव्या को देखकर विधान के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, काव्या। काव्या, जिसका ध्यान विधान की तरफ नहीं था, विधान की आवाज़ सुनकर उसने पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, विधान। विधान काव्या के पास आया। उसने कहा, चलो साथ में चलते हैं। काव्या ने भी अपना सर हिलाया और विधान के साथ अंदर आ गई। दोनों को एक साथ फिल्म के सेट पर आता देखकर सभी लोग उन दोनों को ही देखने लगे। दोनों काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे और एक दूसरे के साथ परफेक्ट कपल की वाइब्स दे रहे थे। भाई आयशा, जो कि उनके पहले ही पहुंच गई थी, उसने जब दोनों को इस तरह से एक साथ देखा, उसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत नजर आने लगी। वहीं उसके कानों में साइड में खड़े 2 एम्प्लॉयज़ की आवाज़ पड़ी। दोनों एक दूसरे के कान में कह रहे थे, ये दोनों साथ में कितने परफेक्ट लगते हैं ना, स्क्रीन पर तो उनकी जोड़ी तहलका ही मचा देगी। उन दोनों की बात सुनकर आयशा ने गुस्से से दोनों की तरफ देखकर पलटते हुए कहा, क्या तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है जो इस तरह से बातें कर रहे हो? आयशा को गुस्सा करता देखकर दोनों वहां से डर के मारे भाग गए। वहीं आयशा ने काव्या की तरफ देखकर एक मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारी शूटिंग का पहला दिन ही अगर मैंने तुम्हारे लिए नाइटमेयर ना बना दिया, तो मेरा नाम भी आयशा नहीं, काव्या सिंह। तुम्हारी ऐसी हालत करूंगी कि तुम खुद यहाँ से 9-2-11 होकर भाग जाओगी। कहते हुए वह गुस्से और नफरत भरी नजरों से काव्या को देखने लगी, जो कि विधान के साथ बात करते हुए मुस्कुरा रही थी। दोनों जाकर डायरेक्टर खान के सामने खड़े हो गए। डायरेक्टर खान ने उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हमारे हीरो हीरोइन एक साथ, काफी अच्छी बात है। विधान ने मुस्कुराते हुए कहा,
डायरेक्टर सर, हम बाहर ही मिले। हम दोनों की गाड़ी एक साथ यहाँ पर पहुंची थी। विधान की बात पर डायरेक्टर ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं विधान, वैसे भी तुम दोनों काफी जल्दी आ गए हो, इसलिए हम हमारी शूटिंग जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। और आज हम बस कुछ बेसिक सीन ही शूट करेंगे। डायरेक्टर की बात पर विधान और काव्या दोनों ने अपना सिर हिलाया और दोनों अपने मेकअप रूम में अपने गेटअप चेंज करने के लिए चले गए। बाकी सभी सेकंड लीड और सपोर्टिंग कास्ट भी अपना अपना मेकअप करने के लिए चली गई थी। काव्या जैसे ही अपने रूम में आई, अपने रूम को वह गोल गोल घूमकर छोटे बच्चों की तरह देखने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसका खुद का मेकअप रूम होगा और वह किसी सेलिब्रिटी की तरह अपना मेकअप करवाएगी। काव्या के भी छोटे छोटे सपने थे जो कि आज सच होने वाले थे। काव्या मुस्कुराते हुए जाकर ट्रेनिंग टेबल के सामने बैठ गई। तभी एक मेकअप आर्टिस्ट अंदर आई। ये काफी फेमस मेकअप आर्टिस्ट थी, जिसने कई बार आयशा का मेकअप किया था। वह काव्या को गुस्से से देख रही थी क्योंकि आयशा ने उसे काव्या को परेशान करने के लिए कह दिया। मेकअप आर्टिस्ट गुस्से से अंदर आ गई। उसने काव्या की तरफ देखकर एटीट्यूड से कहा, काफी खुश नसीब हो तुम, जो तुम्हारा मेकअप मैं करूंगी। तुम जानती नहीं कि मैं कितनी फेमस मेकअप आर्टिस्ट हूँ। महीने लग जाते हैं एक्टर्स को मेरी डेट मिलने के लिए, पर तुम एक नई कमर होकर आज मैं तुम्हारा मेकअप करूंगी। कहते हुए वह अजीब से एक्सप्रेशन से काव्या को देख रही थी। उसकी बात सुनकर काव्या ने उसकी तरफ देखा। काव्या को समझ आ गया कि मेकअप आर्टिस्ट बहुत ही ज्यादा खड़ूस है, पर काव्या को ऐसी कोई मतलब नहीं था, इसलिए काव्या ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठी रही। तभी उस मेकअप आर्टिस्ट ने अपना सामान बाहर निकालते हुए कहा, काफी अच्छा जुगाड़ लगाकर पहुंच गई हो यहाँ पर। पता नहीं क्या क्या किया होगा इस जगह पर पहुंचने के लिए। काव्या जो कि चुप थी, मेकअप आर्टिस्ट की बात सुनकर गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। काव्या ने जब मेकअप आर्टिस्ट के मुंह से इस तरह की बात सुनी तो उसने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, तुम अपनी औकात से बढ़कर बात कर रही हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट हो और कितनी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह की बदतमीजी से बात करने की। मैं चुप हूँ इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी कहोगी और मैं सुनती रहूंगी। काव्या ने बहुत गुस्से से मेकअप आर्टिस्ट की तरफ देखते हुए कहा। अब वह समझ गई थी कि अगर वह चुप रहेगी तो लोग उसकी चुप्पी का फायदा उठाएंगे। वह समझ गई थी कि बदतमीज लोगों को जवाब देना ही उनका मुंह बंद करने का सही तरीका होता है। वहीं काव्या को खुद के साथ इस तरह से बात करता देखकर उस मेकअप आर्टिस्ट के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। वह काफी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट थी और बड़े बड़े ए लिस्ट सेलिब्रिटीज का ही मेकअप करती थी, जिस वजह से उसके अंदर काफी ज्यादा एटीट्यूड और घमंड आ गया था। और वह आयशा की काफी अच्छी दोस्त भी थी। इस वजह से वह यहाँ पर काव्या की इंसल्ट करने के लिए आई थी। उसने गुस्से से काव्या की तरफ देखते हुए कहा, औकात तुम अपनी भूल रही हो। तुम बस एक नई कमर एक्ट्रेस हो, जिसे यह भी नहीं पता कि वह सक्सेसफुल होगी या नहीं। और एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रही हो जैसे कहीं की टॉप लिस्ट की एक्ट्रेस हो। उस मेकअप आर्टिस्ट की बात सुनकर काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम यहाँ पर जिस काम के लिए आई हो वह काम करो और चलती बनो। मुझे तुम्हारी जैसी घटिया लड़की के साथ जबान लड़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। काव्या के मुंह से खुद के लिए घटिया सुनकर उस मेकअप आर्टिस्ट ने गुस्से से कहा, तुम्हारी जैसी लड़की का मेकअप तो मैं कभी नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। कहकर वह गुस्से से रूम से बाहर जाने लगी। तभी काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे भी मैं डायरेक्टर से कहकर तुम्हें रिप्लेस कराने ही वाली थी। सोचा था आज के दिन एडजस्ट कर लेती हूँ, पर अब जब तुम खुद ही जाना चाहती हो तो मैं भी खुश हूँ। गेट लॉस्ट। काव्या के मुंह से इस तरह की बात सुनकर उस मेकअप आर्टिस्ट के चेहरे का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उसने काव्या की तरफ देखकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अपनी बेइज्जती को मैं भूलूंगी नहीं, याद रखना काव्या सिंह। उसकी बात सुनकर काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना जरूरी है, क्योंकि अगली बार से किसी को नीचा दिखाने से पहले तुम्हें खुद की बेइज्जती भी याद आ जाएगी। अब यहाँ से खुद जाओगी या फिर और बेइज्जती करूँ। काव्या की बात सुनकर मेकअप आर्टिस्ट ने नफरत भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और वहां से पैर पटकते हुए चली गई। मेकअप आर्टिस्ट के जाने के बाद काव्या ने गहरी सांस लेकर खुद से कहा, मेरा पहले ही दिन मूड खराब कर दिया। कहकर काव्या चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। वहीं वह मेकअप आर्टिस्ट गुस्से से डायरेक्टर के पास चली गई।
उसने डायरेक्टर की तरफ देखते हुए कहा, डायरेक्टर सर, मैं उस बदतमीज लड़की का मेकअप हरगिज नहीं करने वाली। डायरेक्टर के काफ़ी समझाने के बाद भी मेकअप आर्टिस्ट नहीं मानी, तो डायरेक्टर ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम यहाँ से जा सकती हो। हम कोई और मेकअप आर्टिस्ट ढूंढ लेंगे। डायरेक्टर को खुद को इस तरह से जाने के लिए कहता देखकर मेकअप आर्टिस्ट हैरान रह गई। उसे लगा था कि डायरेक्टर काव्या को डांटेंगे, पर यहाँ पर तो डायरेक्टर ने काव्या को कुछ भी नहीं कहा था। तभी पीछे से आयशा की आवाज़ उन लोगों के कानों में पड़ी। आयशा ने डायरेक्टर की तरफ देखते हुए कहा, डायरेक्टर सर, किंजल मेरा मेकअप कर लेगी। आप इसे यहाँ से जाने के लिए मत कहिए। उस मेकअप आर्टिस्ट का नाम किंजल था। आयशा की बात सुनकर डायरेक्टर ने कहा, तो ठीक है, तुम इसे अपने साथ लेकर चली जाओ। हम काव्या के लिए कोई और मेकअप आर्टिस्ट ढूंढ लेंगे। किंजल ने आयशा की तरफ देखा तो आयशा ने आंखों ही आंखों में उसे कुछ इशारा किया और अपने साथ चलने के लिए कहा। किंजल ने गुस्से से मनी मन काव्या को गालियां दी और डायरेक्टर की तरफ देखकर आयशा के साथ उसके रूम में चली गई। आयशा के मेकअप रूम में आने के बाद किंजल ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, उस घटिया लड़की की वजह से पहली बार मेरी इस तरह से बेइज्जती हुई है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। खुद को समझती क्या है, पहली फिल्म में ही इतना ज़्यादा उड़ रही है जैसे कि कोई बड़ी एक्ट्रेस हो। किंजल गुस्से से खुद में ही बड़बड़ा रही थी। तभी आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, शांत रहो किंजल, तुम्हारी ये आदत बहुत बुरी है। बहुत जल्दी गुस्से में आ जाती हो। आयशा की बात सुनकर किंजल ने कहा, आयशा तुम जानती नहीं उस घटिया लड़की ने मेरे साथ किस तरह से बात की। किंजल की बात सुनकर आयशा ने हंसते हुए कहा, मैं अच्छे से जान गई हूँ उस घटिया लड़की को। मर्दों को अपने जाल में फंसाना और दूसरों की बेइज्जती करना उसका पुराना शौक है। पर तुम उसे सबक सिखाने की जगह पर इस तरह से वहाँ से चली आई, यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आयशा की बात सुनकर किंजल ने गुस्से से कहा, मैंने कहा ना, मैं उस बदतमीज लड़की का मेकअप बिल्कुल भी नहीं करने वाली। किंजल की बात पर आयशा ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कुछ देर बाद उसके कानों में कुछ कहा, जिसे सुनकर किंजल की आंखें चमकने लगीं। कुछ देर बाद किंजल ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह आयशा, तुम तो ग्रेट हो। कुछ देर बाद किंजल वापस डायरेक्टर खान के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने डायरेक्टर खान की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, डायरेक्टर खान, मैं उसका मेकअप करने के लिए रेडी हूँ। आपको किसी और मेकअप आर्टिस्ट को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। किंजल की बात सुनकर डायरेक्टर खान हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही किंजल गुस्से से यह कहकर गई थी कि वह किसी भी कीमत पर काव्या का मेकअप नहीं करेगी, और अब वह खुद यहाँ आकर काव्या का मेकअप करने के लिए हाँ कह रही थी। डायरेक्टर खान ने कहा, और मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारे हृदय परिवर्तन का कोई कारण। डायरेक्टर खान को कुछ गड़बड़ लग रही थी और वह जानते थे कि काव्या द ग्रेट आदित्य कपूर की गर्लफ्रेंड है। इस वजह से वह काव्या के साथ कोई भी रिस्क नहीं ले सकते थे। किंजल ने उदासी भरी आवाज में कहा, मुझे आयशा ने समझाया कि वह अभी बस न्यू कमर है, इसलिए उसके अंदर का जोश ज़्यादा है। इसलिए मुझे शांति से काम लेना चाहिए। मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं वह बस एक नई लड़की है। मुझे इसके साथ शांति से बिहेव करके अच्छे से बात करनी चाहिए थी। मैंने भी गुस्से में उसे कुछ कह दिया और उसने भी बदले में मुझे काफ़ी कुछ सुना दिया। और वैसे भी अब तो वह इस इंडस्ट्री में आ गई है, तो हमें एक दूसरे का सामना तो करना ही पड़ेगा ना। इस तरह से मैं गुस्से से किसी आर्टिस्ट का मेकअप करने से मना तो नहीं कर सकती। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही समझदारी दिखा दूं। किंजल ने इतनी सफाई से झूठ बोला था कि डायरेक्टर उसकी बातों में फंस गए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं काव्या से बात करके देखता हूँ, तुम उसका मेकअप कर लो। कुछ देर बाद डायरेक्टर खान काव्या के मेकअप रूम से बाहर निकले। उन्होंने किंजल की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, तुम जाकर मेकअप कर लो। काव्या राजी है तुमसे अपना मेकअप कराने के लिए। डायरेक्टर की बात सुनकर किंजल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने मनी मन कहा, अब देखती हूँ किस तरह से तुम इस फिल्म में रोल करती हो। बहुत घमंड है ना तुम्हें खुद के ऊपर। तुम्हारा चेहरा पूरा खराब ना कर दिया तो मेरा नाम भी किंजल नहीं। कहकर किंजल मुस्कुराते हुए अपना मेकअप का सामान लेकर काव्या के रूम के अंदर आ गई। असल में किंजल ने आयशा के कहने पर मेकअप के प्रोडक्ट्स में ऐसा केमिकल मिलाया था जिसे चेहरे पर अप्लाई करने के बाद काव्या के चेहरे पर दाग धब्बे और रेड कलर के रेसेस आ जाते। उन लोगों ने ज़्यादा चेहरा खराब करने के बारे में नहीं सोचा।
वरना किसी को भी उन पर शक हो सकता था। हल्के दाग धब्बे और रैसेस को वह लोग स्किन रिएक्शन भी बता सकते थे। किंजल अंदर आई। काव्या चुपचाप बैठी हुई थी। उसके हाथ में मोबाइल था। किंजल ने प्यारी सी आवाज में कहा, सॉरी काव्या। किंजल की आवाज सुनकर काव्या ने पलटकर किंजल की तरफ देखा, पर बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं दिया। हालांकि उसे किंजल तो बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, पर वह इस तरह से डायरेक्टर को परेशान नहीं करना चाहती थी। इस वजह से वह किंजल से अपना मेकअप कराने के लिए राजी हो गई। किंजल काव्या के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के नॉर्मल आवाज में कहा, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। डायरेक्टर सर ने कहा है कि मुझे तुम्हारा मेकअप करना होगा, इसलिए मैं चुपचाप अपना काम करके चली जाऊंगी। किंजल की बात पर काव्या ने कुछ नहीं कहा, ना ही कोई रिएक्शन दिया। किंजल ने अपना मेकअप का सामान निकाला और काव्या के चेहरे पर हल्का हल्का मेकअप अप्लाई करने लगी। काव्या चुपचाप अपना मेकअप करते हुए किंजल को देख रही थी। करीब 1 घंटे के बाद किंजल ने काव्या का पूरा मेकअप कर दिया था और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। उसने मन ही मन कहा, बस थोड़ी देर और, फिर देखना तुम्हारे चेहरे की हालत। काव्या सिंह, तुमने किंजल के साथ पंगा लेने की कोशिश की ना, तो अब अंजाम तो भुगतना ही होगा। कहकर किंजल ने काव्या की तरफ देखकर कहा, ठीक है, तुम्हारा मेकअप कंप्लीट हो चुका है, अब मैं जाती हूँ। मुझे दूसरे आर्टिस्ट का भी मेकअप करना है। कहकर वो बिना काव्या की बात सुने वहां से चली गई। काव्या ने अजीब तरह से उसकी तरफ देखा और फिर खुद को देखा। इस वक्त वह बहुत प्यारी लग रही थी। उसने खुद से कहा, सच में ये मेकअप तो बहुत अच्छा करती है। मैं आज तक इसके जैसा मेकअप आर्टिस्ट नहीं देखी। एकदम परफेक्ट मेकअप। काव्या इस वक्त किसी गुड़िया की तरह लग रही थी। उसने एक वाइट कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी, जो कि उसे पहले सीन में पहननी थी। किंजल ने उसके बालों की हल्की सी चोटी बना दी थी, जिसमें वह एक सिंपल मगर एलिगेंट लुक दे रही थी। काव्या अभी किसी के बुलाने का इंतजार कर ही रही थी कि तभी उसका मोबाइल बजा। उसने जल्दी से मोबाइल उठा लिया तो दूसरी तरफ से सृष्टि ने चहकते हुए कहा, कैसी है मेरी जान? आज तो तेरी शूटिंग का पहला दिन है ना? मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। आज मेरी जान का सपना पूरा जो होने वाला है। सृष्टि की चहकती हुई आवाज सुनकर काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ। काव्या अभी सृष्टि के साथ बात कर ही रही थी कि तभी अचानक से उसे अपने चेहरे पर खुजली होने लगी। उसने पहले तो इग्नोर किया, पर जैसे जैसे वह सृष्टि के साथ बात कर रही थी, उसके चेहरे पर जलन बढ़ती ही जा रही थी। उसने खुद से कहा, यह मेरे चेहरे को क्या हो रहा है? मुझे इतनी ज्यादा खुजली क्यों हो रही है? काव्या ने धीरे से ही कहा था, पर उसकी आवाज सृष्टि के कानों में पड़ गई। उसने कहा, क्या हुआ तुझे? काव्या ने कहा, पता नहीं, मुझे चेहरे पर बहुत ज्यादा जलन हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे चेहरे पर चींटियां छोड़ दी हो। काव्या की बात सुनकर शशि ने कहा, ये तू कैसी बातें कर रही है काव्या? अच्छा मुझे बता, क्या तूने कुछ लगाया चेहरे पर? काव्या ने अपने चेहरे पर खुजली करते हुए कहा, हाँ थोड़ी देर पहले मेकअप आर्टिस्ट मेरा मेकअप करके गई है। काव्या की बात सुनकर शशि ने कहा, हो सकता है तुझे मेकअप से एलर्जी हो गई हो, या फिर मेकअप तुझे सूट ना हुआ हो। शशि की बात पर काव्या ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे हर तरह के मेकअप सूट हो जाते हैं, पर पता नहीं बहुत ज्यादा खुजली हो रही है। काव्या ने लगभग रोने जैसी आवाज में कहा। काव्या की ऐसी आवाज सुनकर सृष्टि ने कहा, अच्छा तू रोना बंद कर, मुझे बता कि क्या फील हो रहा है तुझे एग्जैक्टली। काव्या ने फोन को स्पीकर पर करके टेबल पर रखकर अपने चेहरे को दोनों हाथों से रगड़ते हुए कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा चेहरा जल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इस पर नाखून से खुरच रहा है। मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। काव्या ने लगभग रोते हुए कहा। काव्या की ऐसी आवाज सुनकर शशि ने कहा, अच्छा मुझे बता अपनी लोकेशन, मैं अभी आ रही हूँ। तुझे इस तरह से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। हम डॉक्टर के पास चलते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। काव्या ने जैसे तैसे शशि को लोकेशन बता दिया। शशि ने कॉल कट कर दिया और वह जल्दी से लोकेशन पर आने के लिए निकल गई। वहीं काव्या को अब और ज्यादा जलन हो रही थी। उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। उसने आईने में खुद के चेहरे को देखा। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था। उसके चेहरे पर बड़े बड़े दाने आ गए थे, जिसे देखकर काव्या के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। काव्या ने जोर से रोते हुए कहा, यह मेरे साथ क्या हो रहा है? काव्या को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसकी स्किन काफी अच्छी थी,
उसे कभी पिंपल नहीं आते थे, ना ही उसके चेहरे पर कोई रेसेस थे। उसका चेहरा किसी सफेद मोती की तरह क्लीन था। अपना चेहरा देखकर काव्या के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने रोते हुए अपना चेहरा अपने हाथों में भरकर फूट फूट कर रोते हुए कहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है और मेरे चेहरे पर अचानक से यह सब कैसे हो गया? आज तक तो कभी मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं। काव्या को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया है। वहीं तभी उसका मोबाइल रिंग हुआ। उसका ध्यान मोबाइल पर नहीं था। वह फूट फूट कर रो रही थी। उसने जल्दी से साइड में रखा हुआ टिश्यू उठाने के लिए टेबल पर हाथ रखा तो उसका हाथ मोबाइल पर लग गया और कॉल पिक हो गया। काव्या ने टिश्यू से अपना चेहरा क्लीन करके देखा तो धब्बों को देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। वहीं फोन पर दूसरी तरफ आदित्य था, जो कि खुद को रोक नहीं पा रहा था, इसलिए आखिर में उसने काव्या को कॉल कर ही दिया। पर काव्या को इस तरह से कॉल पर चिल्लाता देखकर उसने घबराते हुए कहा, क्या हुआ काव्या? फोन स्पीकर पर नहीं था, जिस वजह से उसकी आवाज काव्या के कानों में नहीं आ रही थी और वह खुद इस वक्त ब्लैंक हो चुकी थी। काव्या ने रोते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता हमारे साथ, ऐसा नहीं हो सकता। कहते हुए वह चेहरे को आईने में देखते हुए रो रही थी। वहीं उसके चिल्लाने की और रोने की आवाज आदित्य के कान में पड़ रही थी। आदित्य ने खुद से कहा, आखिर क्या हुआ इसके साथ? आदित्य जल्दी से अपने ऑफिस से काव्या की शूटिंग लोकेशन पर आने के लिए निकल गया। उसने कॉल नहीं काटा था। काव्या रोते रोते खुद के साथ ही बड़बड़ कर रही थी। अब उसे अपने चेहरे पर और ज्यादा जलन महसूस हो रही थी। उसके रोने की आवाज भी आदित्य को तेजी से फोन पर सुनाई दे रही थी। उसकी पकड़ फोन पर गुस्से से कस गई थी। वहीं सृष्टि भी कुछ ही देर में शूटिंग लोकेशन पर पहुंच गई थी। वह तेजी से अपनी कार से बाहर निकली और अंदर की तरफ जाने लगी, पर उसे कुछ बाउंसर ने वहीं पर रोक लिया। शशि ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे अंदर जाने दो, मैं काव्या की दोस्त हूँ। पर वह लोग सृष्टि को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। सृष्टि को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह भी अच्छे परिवार से बिलोंग करने वाली लड़की थी। इस वजह से उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं सिंह कारपोरेशन के मालिक की इकलौती बेटी हूँ, अब तो मुझे अंदर जाने दो। सृष्टि काफी देर तक उनके साथ बहस करती रही, पर वह लोग सृष्टि को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तभी वहां पर आदित्य की गाड़ी आकर रुकी। आदित्य अपने चेहरे पर मास्क लगाकर तेजी से अपनी गाड़ी से बाहर निकला ताकि उसे कोई यहाँ पर पहचान ना पाए। उसके पीछे ही उसके बॉडीगार्ड्स की गाड़ियां भी थीं। आदित्य जैसे ही अंदर जाने को हुआ, उसका ध्यान सृष्टि पर गया, जो कि बाउंसर के साथ लड़ाई कर रही थी। सृष्टि ने आदित्य को देखा और वह मास्क लगाने के बावजूद उसे पहचान गई। उसने आदित्य की बाजू पकड़ते हुए कहा, प्लीज मुझे अंदर ले चलिए, काव्या रो रही है, मुझे उसके पास जाना है। आदित्य ने गुस्से से सृष्टि के उस हाथ को घूर कर देखा जिस हाथ से सृष्टि ने उसकी बाजू पकड़ी थी। सृष्टि ने जब आदित्य की गुस्से भरी नजरें खुद पर महसूस की, उसने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया। आदित्य जानता था कि सृष्टि काव्या की काफी अच्छी दोस्त है, इसलिए उसने कहा, चलो। आदित्य के इतना कहते ही उन बांसुरों ने सृष्टि को उसके साथ अंदर जाने दिया। आदित्य सीधा शूटिंग लोकेशन के पिछले दरवाजे से अंदर जा रहा था, क्योंकि उसे यह एरिया पूरी तरह से पता था। वहीं अपने रूम में काव्या अब रोते रोते नीचे जमीन पर बैठ गई थी। रो रो कर उसने अपनी आंखें सुजा ली थी। उसने खुद से कहा, हमारे साथ ऐसा क्यों हो जाता है? काव्या अभी रो ही रही थी कि तभी उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। काव्या ने पलट कर देखा तो उसे दो जोड़ी लेदर बूट नजर आए। उसने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उसे सबसे पहले आदित्य का चेहरा नजर आया, जिस पर टेंशन नजर आ रही थी। आदित्य को देखते ही काव्या बिना कुछ सोचे समझे अपनी जगह से खड़ी हुई और सीधा जाकर उससे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। आदित्य के पीछे ही सृष्टि भी खड़ी थी। सृष्टि ने जब काव्या का चेहरा देखा तब उसका चेहरा हक्का बक्का हो गया। सृष्टि और काव्या काफी पुरानी दोस्त थी और सृष्टि जानती थी कि काव्या की स्किन कितनी ज्यादा अच्छी है। काव्या को कभी न पिंपल आते थे, न ही उसके चेहरे पर कोई दाग धब्बे थे। उसका चेहरा बिल्कुल किसी कोरे कागज की तरह क्लीन था। पर काव्या का चेहरा इस वक्त सच में डरावना लग रहा था। उसे देखकर एक पल के लिए सृष्टि का भी दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि क्या हुआ है काव्या के चेहरे के साथ। वहीं आदित्य ने जब काव्या का चेहरा देखा तब उसके हाथ की मुट्ठी गुस्से से बंध गई। पर जब काव्या उसके गले से आकर लगी
आदित्य ने अपने हाथ की मुट्ठी खोली और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। काव्या जोर जोर से रो रही थी। आदित्य ने उसे खुद से अलग नहीं किया, बल्कि उसे अपने सीने पर सर रखकर रोने दिया। कुछ देर बाद आदित्य ने उसे खुद से अलग किया और उसका चेहरा देखने लगा। शशि ने भी ध्यान से इस बार काव्या का चेहरा देखा। काव्या का चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। काव्या ने रोते हुए कहा, अब हम क्या करें? आज तो हमारा पहला सीन शूट होने वाला था और हमारा चेहरा ऐसा हो गया। हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कहकर वह रोते रोते घुटनों के बल बैठ गई। वहीं उसकी ऐसी हालत देखकर आदित्य ने मन ही मन कहा, जिस किसी ने भी ये किया है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। पहले मुझे इसकी ट्रीटमेंट करनी होगी। आदित्य ने काव्या को कंधे से पकड़कर खड़ा करते हुए कहा। रोना बंद करो। आदित्य की आवाज़ सुनकर काव्या ने उसकी तरफ देखा। हालांकि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह आदित्य के सामने खड़ी रह सके, क्योंकि वह इस वक्त बेहद ही ज़्यादा बदसूरत लग रही थी। उसने रोते हुए कहा, आप हमें मत देखिए, हम बहुत ही ज़्यादा बदसूरत हैं। आपको तो हमें देखकर उल्टी आ रही होगी। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने उससे कहा, बकवास बंद करो और मुझे बताओ कि तुमने क्या लगाया था। काव्या ने रोते रोते कहा, हमने कुछ नहीं लगाया, बस थोड़ी देर पहले मेकअप आर्टिस्ट हमारा मेकअप करके चली गई थी। हम सच कह रहे हैं, महादेव की कसम। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने सृष्टि की तरफ देखा और कहा, जो मेकअप आर्टिस्ट ने इसका मेकअप किया है, तुम उसे पकड़ो, मैं इसे लेकर अस्पताल जा रहा हूँ। सृष्टि भी इस वक्त बेहद ज्यादा गुस्से में लग रही थी, क्योंकि काव्या के चेहरे को देखकर वह समझ गई थी कि जरूर ये किसी का प्लान है। उसने आदित्य की तरफ देखकर अपना सिर हिलाया। काव्या ने रोते रोते आदित्य और शशि की तरफ देखा। वह दोनों वह इंसान थे जिन्हें उसकी दिल से परवाह थी। आदित्य ने काव्या की तरफ देखा और झटके से उसे गोद में उठा लिया। काव्या हैरानी से आदित्य की तरफ देख रही थी। यह देखकर आदित्य ने कहा, मुझे घूरने से कुछ नहीं होने वाला। चुपचाप मेरे सीने पर अपना सर रखो और शांत हो जाओ। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारा चेहरा पहले की तरह क्लीन करवा दूंगा। आदित्य ने इतना कहा ही था कि काव्या ने अपना सर उसके सीने पर रखा और शांति से लेट गई। रो रो कर उसकी हालत खराब हो गई थी। पहले से ही वह काफी सेंसिटिव थी। आदित्य उसे पिछले रास्ते से सीधा बाहर लेकर आ गया। किसी को भी काव्या के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आदित्य सीधा उसे अपनी गाड़ी में लेकर बैठ गया और गाड़ी तेजी से मुंबई की सड़कों पर दौड़ने लगी। उसने कॉल पर किसी को कुछ कहा और काव्या का चेहरा अपने हाथों में भरकर प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रोना बंद करो, मैंने कहा ना तुम्हारे चेहरे को कुछ नहीं होगा। काव्या ने रोते हुए कहा, पर हमने किसी के साथ कुछ नहीं किया था, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। हम बहुत गंदे लग रहे हैं ना? अगर हमारा चेहरा ठीक नहीं हुआ तो हम कभी फिल्म में काम नहीं कर पाएंगे ना? हमारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी ना? काव्या कुछ ना कुछ बड़बड़ कर रही थी, जिसे सुनकर आदित्य ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा। काव्या ने रोते हुए कहा, हम जानते हैं आप बस ये सब इसलिए कह रहे हैं ताकि हम रोना बंद कर दें, पर देखिए हमारा चेहरा कितना ज़्यादा गंदा हो गया है। काव्या के चेहरे पर इस वक्त बड़े बड़े पिंपल्स जैसे दाने आ गए थे और वह सच में काफ़ी डरावनी लग रही थी। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसकी तरफ देखा और आगे बढ़कर उसके गालों पर किस कर लिया। काव्या जो कि रोते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, आदित्य को खुद को इस हालत में किस करता देखकर हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। आदित्य ने उसके दूसरे गाल पर भी किस करते हुए कहा, खूबसूरती चेहरे में नहीं, इंसान के दिल में होती है और तुम्हारा दिल बहुत खूबसूरत है। काव्या हैरानी से आदित्य की तरफ देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अब जब वह इतनी ज्यादा बदसूरत लग रही है, इस हालत में आदित्य उसे किस भी कर सकता है। वह फटी आंखों से आदित्य को ही देख रही थी। अब तक उनकी गाड़ी मुंबई के प्राइवेट एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी। काव्या को कुछ भी एहसास नहीं था कि वह कहाँ जा रही है और आदित्य उसे लेकर कहाँ जा रहा है। गाड़ी के रुकते ही आदित्य गाड़ी से बाहर निकला और उसने काव्या को अपनी गोद में उठा लिया। काव्या ने रोते हुए कहा, हम चल सकते हैं। आदित्य ने कहा, चुपचाप अपना सर मेरे सीने में छुपा लो, मैं तुम्हें लेकर चल रहा हूँ और अपना मुंह बंद रखो। इतना कहकर वह तेजी से एयरपोर्ट के अंदर अपने कदम बढ़ाने लगा। इस वक्त वह लोग मुंबई के प्राइवेट एयरपोर्ट पर मौजूद थे। काव्या ने कुछ भी नहीं पूछा,
क्योंकि उसे आदित्य पर पूरा भरोसा था। कुछ ही देर में आदित्य काव्या को लेकर अपने प्राइवेट जेट में बैठा हुआ था और उनका प्राइवेट जेट इस वक्त अमेरिका के लिए निकल चुका था। आदित्य ने अमेरिका के सबसे अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कांटेक्ट करके पहले ही बता दिया था कि वह किसी इम्पोर्टेंट इंसान को लेकर अमेरिका आ रहा है। आदित्य नहीं चाहता था कि काव्या के चेहरे पर एक भी दाग या धब्बा रहे, क्योंकि वह जानता था कि एक एक्ट्रेस के लिए उसका चेहरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आदित्य यह भी जानता था कि काव्या का सपना एक टॉप की एक्ट्रेस बनना है, जिसके लिए उसके चेहरे का अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। काव्या आदित्य के सीने पर सर रखकर ही सो गई थी। आदित्य इस वक्त गुस्से से प्राइवेट जेट पर बैठा हुआ था। उसने काव्या के चेहरे की तरफ देखा, जो सोते हुए भी काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। काव्या के चेहरे पर अब सूजन भी आ गई थी। आदित्य समझ गया था कि जरूर जिस किसी ने काव्या का मेकअप किया है, उसने मेकअप के प्रोडक्ट में कुछ तो मिलाया ही होगा। वहीं दूसरी तरफ शूटिंग लोकेशन पर आदित्य ने डायरेक्टर खान को भी सब कुछ बता दिया था। डायरेक्टर खान भी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि आदित्य ने उन्हें सीधी सीधी धमकी दे दी थी। इसलिए वह इस वक्त चुपचाप अपनी जगह पर खड़े थे और षष्ठी गुस्से से किंजल को झकझोरते हुए पूछ रही थी कि उसने क्या किया है। षष्ठी तो सीधा जाकर किंजल के साथ भिड़ गई थी। उसने किंजल के गाल पर 2-3 थप्पड़ भी मार दिए थे। इस वक्त किंजल का चेहरा सूजा हुआ था, क्योंकि षष्ठी कोई दुबली पतली लड़की नहीं थी। किंजल इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उबल रही थी। अभी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि ना ही डायरेक्टर खान उसका साथ दे रहा था और ना ही आयशा। वह आयशा का नाम तो बताना चाहती थी, पर वह जानती थी कि आयशा काफ़ी ज़्यादा पहुंची हुई चीज़ है, इसलिए वह उसके साथ पंगा नहीं लेना चाहती थी। किंजल की हालत देखकर काफ़ी लोगों को उस पर तरस आ रहा था, पर शशि के ऊपर तो जैसे काली माता सवार हो चुकी थी। शशि ने किंजल के बाल पकड़कर उसका सर दीवार पर पटकते हुए कहा, मैंने कहा ना, मुझे साफ साफ बता, तूने क्या किया मेरी काव्या के साथ। अगर तूने अपने मुंह से बता दिया तो मैं तुझे छोड़ दूंगी, वरना आज तेरी जान मेरे हाथों से जाकर ही रहेगी। विधान भी हैरानी से षष्ठी को देख रहा था, जो कि किसी पागल की तरह किंजल के पीछे पड़ी हुई थी। उसने षष्ठी को पकड़कर रोकते हुए कहा, यह तुम क्या कर रही हो, और क्या हुआ काव्या को, कहाँ है। षष्ठी ने गुस्से से पलटकर विधान को देखा। उसने गुस्से से कहा, कौन हो तुम, मेरा हाथ छोड़ो, वरना अभी तुम्हारी भी धुलाई कर दूंगी। षष्ठी की बात सुनकर विधान हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। विधान को हर कोई जानता था, क्योंकि वह काफ़ी फेमस था, पर यह लड़की उससे पूछ रही थी कि वह कौन है। असल में शशि को फिल्म में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह कभी फिल्में भी नहीं देखती थी। वह एक टॉमबॉय थी, जिसे एक्शन मूवीज़ पसंद थी, और वह सिर्फ हॉलीवुड की मूवीज़ देखती थी। इसलिए वह सच में विधान को नहीं जानती थी। शशि की बात सुनकर बाकी सभी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह लड़की द ग्रेट विधान कौशिक को नहीं पहचान रही है। सबको लग रहा था कि जरूरी यह लड़की नाटक कर रही है, ताकि विधान इस पर ध्यान दे। वहीं विधान हैरानी से अपने सामने खड़ी उस लड़की को देख रहा था, जो कि गुस्से से उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। विधान ने कहा, मैं कौन हूँ और कौन नहीं, यह जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। बस इतना समझ लो कि तुम इस तरह से सेट पर किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकती, चाहे वह कोई छोटा सा आर्टिस्ट ही क्यों ना हो। विधान की बात सुनकर शशि ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, मेरा दिमाग खराब मत करो। पहले से ही मेरी काव्या का रोना देखकर मेरा दिमाग खराब हो चुका है। इसके मेकअप करने के बाद काव्या के चेहरे पर बड़े बड़े दाग धब्बे आ गए, जबकि उसे आज तक एक पिंपल भी नहीं आया। मुझे यकीन है जरूर इसने कुछ मेकअप में गड़बड़ की होगी। शशि की बात सुनकर विधान हैरानी से किंजल की तरफ देखने लगा। किंजल के दोनों गाल सूज चुके थे, क्योंकि शशि ने उसके गाल पर 2-4 थप्पड़ लगा दिए थे। किंजल ने रोते हुए कहा, विधान सर, मैंने सच में कुछ नहीं किया, मैंने बस अपना काम किया था। मैं इतने सालों से इंडस्ट्री में हूँ, पर क्या कभी मेरे काम में किसी ने कमी निकाली। फिर मैं क्यों काव्या के साथ कुछ करूँगी, जबकि मैं उसे जानती भी नहीं। किंजल की बात पर आयशा ने भी उसका सपोर्ट करते हुए कहा, हाँ, किंजल काफ़ी पुरानी मेकअप आर्टिस्ट है, और उसके काम में कोई भी चूक नहीं होती है। अगर तुम्हारी फ्रेंड का चेहरा खराब हो गया है, तो उसमें तुम किंजल को कैसे घसीट सकती हो, और कहाँ गई भाई तुम्हारी दोस्त। शशि ने गुस्से से लाल आंखों से आयशा की तरफ देखते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा ना
तुम में से कोई भी मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश मत करो। मेरा दिमाग ऑलरेडी खराब हो चुका है। अगर और ज्यादा गुस्सा आया तो तुम में से किसी का सर भी फोड़ सकती हूँ। शशि की बदतमीजी देखकर इस बार आयशा ने डायरेक्टर खान की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, डायरेक्टर खान, आप क्यों इस लड़की की बदतमीजी को सहन कर रहे हैं? आप किसी अनजान लड़की को इस तरह से अपने क्रू के साथ बदतमीजी कैसे करने दे सकते हैं? बेचारे डायरेक्टर खान को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या कहें, क्योंकि आदित्य ने उन्हें कॉल पर बताया था कि शशि जो कुछ भी करे उसे करने दिया जाए, वरना वह उन्हें छोड़ेंगे नहीं। पर वह इस तरह से अपने क्रू के साथ किसी को बदतमीजी नहीं करने दे सकते थे। इससे उनका नाम खराब हो सकता था। पर उन्हें अपनी जान की भी चिंता थी, क्योंकि आदित्य कपूर से पंगा लेने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी। अपने सवाल का कोई जवाब न मिलता देखकर आयशा ने दोबारा चिल्लाते हुए कहा, डायरेक्टर खान, मैंने आपसे ही कुछ पूछा है, जवाब दीजिए। आयशा को इतना बोलता देखकर सृष्टि ने उसके गाल पर भी एक थप्पड़ मारते हुए कहा, तू बहुत बोल रही है, मुझे तो लगता है इस सब में तेरा ही हाथ है। आयशा हैरानी से अपने सामने खड़ी लड़की को देख रही थी जिसने अभी उसे थप्पड़ मारा था। आयशा ने चिल्लाते हुए कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? आयशा ने इतना कहा ही था कि शशि ने उसके दूसरे गाल पर इस तरह से एक और जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, इसी तरह से मेरी हिम्मत हुई तुम्हें थप्पड़ मारने की। एक और चाहिए क्या, यकीन दिलाने के लिए? आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।